बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इस वक्त क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। एक और युद्ध शुरू होने वाला है और इस युद्ध से आसिम मुनीर बहुत घबरा रहा है। यह युद्ध पाकिस्तान का इतिहास, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बदल देगा। आज मोदी सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया है। रक्षा बजट पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आधुनिक हथियार आत्मनिर्भर प्रोडक्शन के लिए फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। सेनाओं के लिए नए हथियार खरीदे जाएंगे और हथियार खरीदने में और तेजी लाई जाएगी। आज मोदी को सुनने के बाद से पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है। आसिम मुनीर सितंबर महीने के बचे हुए दिन गिन रहा है। पाकिस्तानी आर्मी को यह यकीन है कि जैसे ही बाढ़ का पानी कम होगा, अक्टूबर का महीना दस्तक देगा, हिंदुस्तान गोला दागना शुरू कर देगा और अटैक का ऑर्डर नरेंद्र मोदी देंगे। आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सीना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है। आपको चुनौती लेकर के प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में हैं और उनके गुस्से से सबसे ज्यादा आसिम मुनीर डर रहा है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो पाकिस्तान के इतिहास के अंत की शुरुआत होगी। इसका एहसास पाकिस्तान को भी हो रहा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। पाकिस्तान जाग रहा है। पाकिस्तान हर महाज पे जाग रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी पंजाब का दौरा कर रहा है। इंडियन बॉर्डर के पास कितना पानी कम हो गया है, बाढ़ का पानी कितना पीछे हट गया है, इसको जाकर ग्राउंड पर देख रहा है। पाकिस्तान में जितना पानी कम हो रहा है, मुनीर का दर्द उतना बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को यकीन है मॉनसून खत्म होगा, इंडिया से युद्ध शुरू होगा। पाकिस्तान को यह डर सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा है, बल्कि दिखाई भी दे रहा है। यह इंडियन आर्मी का युद्धाभ्यास जो पानी में हो रहा है, आसमान में हो रहा है, पानी से भरे मैदानों पर हो रहा है। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना जबरदस्त तैयारी कर रही है। हाईटेक हथियारों से लेकर सबसे मुश्किल परिस्थितियों में यह रणभेदी तैयारी हो रही है। ऐसा युद्धाभ्यास तभी होता है जब युद्ध होने वाला होता है। जो डर पाकिस्तान को लग रहा है, उस डर का ट्रेलर देखिए। पाकिस्तान से युद्ध होगा तो करगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तान पर होगा। पानी के अंदर भी ऑपरेशन होगा। कैसे होगा, यह उसकी एक झलक है। ये स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं, जिनको दुनिया की सबसे खतरनाक चुनौती के लिए तैयार किया जाता है। ये कमांडो जंग के शंखनाद से पहले ही दुश्मन को मात देने में माहिर हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग जंगलों के अंदर भी लड़ी जाएगी। यहां पर वही जीतेगा, वही जिंदा रहेगा जिसकी ट्रेनिंग सबसे जानदार होगी। और इस वक्त भारतीय जांबाज उसी की तैयारी कर रहे हैं। ये आप जो कैमरा मूवमेंट देख रहे हैं, ये कैमरा ड्रोन का है। ये युद्धाभ्यास ड्रोन वॉर का है। जब ड्रोन जंग में उतरेंगे तो उनका कोई सीधा रूट नहीं होता है, तो फ्लाइंग से लेकर टेढ़ी मेढ़ी चाल भी चलनी होती है। रेडार हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पकड़ पाते हैं। जब उड़ान एकदम नीची हो तो वो उड़ान स्क्रीन पर अदृश्य नजर आती है। ये ईस्टर्न कमांड की तैयारी है। टैंक है, आर्टिलरी फोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है और सब पानी में उतर कर जा रहे हैं। जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो सेना सड़क पर चलकर दुश्मन के इलाकों में नहीं जाती है। गूगल मैप में लोकेशन डालकर सीधे नहीं चलती है, बल्कि उन रास्तों पर चलना पड़ता है जिसकी उम्मीद दुश्मन को जरा भी नहीं होती है। रास्ते में नदी भी पड़ेगी, दलदली जमीन भी पड़ेगी। जंग में जिसके पैर जमीन पर जमे रहते हैं, उसके कदम जीत की ओर बढ़ते हैं। सेना की एक पुरानी और असरदार कहावत है, जितना पसीना अभ्यास में बहता है, उतना खून युद्ध में कम बहता है। यह इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड की तैयारी है।
अब आर्मी की दक्षिणी कमांड की तैयारी देखिए। भारतीय सेना का हर एक कमांड नॉन स्टॉप युद्धाभ्यास कर रहा है। भारतीय सेना में 7 कमांड सेंटर हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के 7 नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, दक्षिण कमांड सबसे पहले इंगेज होते हैं। लेकिन जब जंग होती है तो सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, हर कोई युद्ध में उतरता है। इस वक्त हर एक आर्मी कमांड ऐसे ही युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 जंग हो चुकी हैं। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन इस बार 1965 जंग की सबसे ज्यादा पढ़ाई सैन्य योद्धा कर रहे हैं। 1971 में सबसे बड़ी जंग ईस्टर्न पाकिस्तान में लड़ी गई थी। 1965 की जंग आज के पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ी गई थी, जो आज का पाकिस्तान है। 1965 की जंग में पाकिस्तान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन 65 में ऐसी हार मिली। उसके बाद पाकिस्तान ने कभी पश्चिमी बॉर्डर पर युद्ध शुरू नहीं किया। महत्वपूर्ण इलाके जो पाकिस्तान में थे, जम्मू और कश्मीर में के अपोजिट, जैसे हाजीपीर पास, उस पर हमने कब्जा किया। कुछ मुजफ्फराबाद के पास के इलाकों पर हमने कब्जा किया। 1965 के 60 साल बाद फिर पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया और हमने उसका बहुत सख्त जवाब दिया। उसके टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद करके, उसके हेडक्वार्टर्स, पोस्ट्स, एयर बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचाकर, और हमको विश्वास है कि शायद पाकिस्तान इस पनिशमेंट के बाद कुछ सीख हासिल करेगा। हमारा मकसद 1965 में भी और आज भी शांति का है। हमारा जो नेतृत्व है वो शांति चाहता है, पर अगर पाकिस्तान ऐसा कोई गलत काम करेगा तो हम फिर उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 65 में अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, लेकिन भारतीय विजय को वो भी नहीं रोक पाया। अब भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करता है, आतंकियों के अड्डों को उड़ाता है, तो दुनिया हिंदुस्तान का साथ देती है। यही मुनीर का दूसरा डर है। उसको लगता है मोदी अटैक का ऑर्डर देंगे और दुनिया में कोई भी हमले नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तान की सोच बदलनी जरूरी है। जिनकी सोच पाकिस्तान जैसी है, उनको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, ना आतंक चलेगा, ना आतंक पर चुप रहने वाले चलेंगे। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था। कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। एक बात दुनिया जानती है, मानती है, जब नरेंद्र मोदी कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसको 100% पूरा करते हैं। मोदी एक बात एकदम क्लियर कर चुके हैं, पाकिस्तान में जब तक आतंकवाद रहेगा, युद्ध जारी रहेगा।
जिस आतंक की इमारत को हिंदुस्तानी मिसाइल ने तबाह कर दिया था, उस आतंक के अड्डे पर आतंक की नई इमारत खड़ी करने की तैयारी हो रही है। यह मुरीदके का वही मरकज है जहां पर हाफिज सईद का आतंकी सेंटर चलता था। 7 मई को इसको इंडियन फोर्सेस ने खंडहर बना दिया था। अब शहबाज सरकार खुद इस पर बुलडोजर चला रही है ताकि नया आतंकी सेंटर बनाया जाए। पाकिस्तान ने बता दिया है कि वो आतंक का साथ नहीं छोड़ेगा। ये एक्ट ऑफ वॉर है जिसका सायरन पाकिस्तान में भी बजने लगा है। पाकिस्तान न हिंदुस्तान के चक्र का सामना कर सकता है, न इंडियन आर्मी के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा। मुनीर फंस गया है, पाकिस्तान को फंसा दिया है। लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था, और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। इस वक्त पाकिस्तान मोदी सरकार के हर एक फैसले को बड़े गौर से देख रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की थिंक टैंक उसको डिकोड करने की कोशिश में लगी है। जैसे ही भारत ने 114 नए राफेल खरीदने की प्रक्रिया शुरू की, पाकिस्तान सीधे चीन के पास पहुंचा। मई में राफेल ने क्या किया था, कैसे पाकिस्तानी अड्डों को उड़ाया था, कैसे पाकिस्तानी एयरबेस को टारगेट किया था, यह आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक ने देखा था। अब जब 114 नए राफेल आएंगे तो क्या होगा, यह पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने चीन से इमरजेंसी में J-35 फाइटर जेट्स भी मांगे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी एयरफोर्स है। पाकिस्तान के पास 30-40 साल पुराने J-16 प्लेन हैं और नए जेट्स के नाम पर चीन की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के डिफेंस में 80% चाइनीज हथियार हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ चीन की वॉर तकनीक है, जबकि भारत के पास रूस की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का S-400, फ्रांस का सबसे एडवांस तकनीक वाला राफेल, यूएस का सबसे खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन अपाचे हेलीकॉप्टर, इजराइल के सबसे खतरनाक किलर ड्रोन हैं, जर्मनी की एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इंडिया खुद प्लेन, टैंक, वॉरशिप सब कुछ खुद बना रहा है। लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था, और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। यह अंतर इतना बड़ा है जिसको अगले 50 साल में पाकिस्तान नहीं भर पाएगा। हिंदुस्तान इकोनॉमिक पावर बन चुका है। हर घंटे, हर दिन, हर महीने इंडिया की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान हर घंटे, हर दिन, हर महीने उधार मांगता जा रहा है। जिन इस्लामिक देशों का दम पाकिस्तान दिखाता था, वो सब इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं। उनके लिए पाकिस्तान भीख मांगने वाला देश बन गया है। पाकिस्तान के पास न युद्ध लड़ने के पैसे हैं, न युद्ध के बाद पाकिस्तान को संभालने के लिए फंड। इसलिए आसिम मुनीर खुद कभी जंग के मैदान में नहीं उतरेगा, वो आतंकवाद का सहारा लेगा। मुनीर ने कुछ दिन पहले कहा था, भारत को ईस्ट से जवाब देंगे, यानी बांग्लादेश बॉर्डर से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जाएगी। जहां पर मुनीर की सोच खत्म होती है, वहां से मोदी के फैसले शुरू होते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर की डेमोग्राफी जो बदलेगा, जो उसकी मदद करेगा, उसको बदल दिया जाएगा। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर
कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। नेपाल में अंतरिम सरकार के कैबिनेट पर पेच फंसा हुआ है। जेनजी अपनी पसंद पर अड़े हुए हैं। वोटिंग चल रही है। जेनजी के लीडर सुशीला कार्की पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। अपनी बात मनवाने के लिए हर गुट की डिमांड आ रही है। नेपाल में तख्ता पलट तो हो चुका है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ओली ने भी अपने समर्थकों को सड़क पर उतारने का ऐलान कर दिया। क्या काठमांडू में अब जेनजी और ओली के कम्युनिस्ट फाइटर आपस में टकराएंगे? इस रिपोर्ट में समझिए। नया नेपाल कैसे बनेगा? नया नेपाल क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? नए नेपाल में क्या राजशाही की वापसी होगी? नए नेपाल से हिंदुस्तान के संबंध कैसे होंगे? इस वक्त चीन, अमेरिका, भारत और बांग्लादेश की नजरें नेपाल पर टिकी हैं। सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार के एक एक कदम को जिनपिंग देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनकी पूरी मदद का वादा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेपाल के पल पल का अपडेट ले रहे हैं। भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस भी नेपाल में अपना स्कोप खोज रहे हैं। नेपाल छोटा मुल्क है, आबादी करीब 3 करोड़ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में नेपाल की अहमियत बहुत ज्यादा है। जेनजी आंदोलन के दौरान हुई आगजनी, तोड़फोड़ से नेपाल करीब 50 साल पीछे जा चुका है। नेपाल को करीब 25 अरब का नुकसान होने का अनुमान है। सुशीला कार्की ने कामकाज शुरू कर दिया है। नए गृह मंत्रालय में बनाए गए प्रधानमंत्री भवनों में फाइलों पर साइन शुरू कर दिए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नेपाल में जेनजी की डिमांड को पूरा करना है। अब तक उन्होंने जो फैसले किए हैं, उनमें जेनजी का पूरा असर दिखाई दे रहा है। सुशीला कार्की का पहला फैसला, जेनजी आंदोलनों में मारे गए युवाओं को शहीद का दर्जा देने का निर्णय। दूसरा फैसला, शहीद परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। तीसरा फैसला, हिंसा, हत्या, आगजनी, लूटपाट की न्यायिक जांच कराने के आदेश। चौथा फैसला, सभी घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान। जेनजी आंदोलन में नेपाल के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सिंह दरबार समेत सैकड़ों सरकारी और निजी इमारतें जला दी गईं। आगजनी से नेपाल के करीब 1000 इमारतें ऐसी हैं जो दफ्तर चलाने और रहने लायक नहीं बची। 300 ज्यादा इमारतें पूरी तरह से जल चुकी हैं। सुशीला कार्की ने ऐसी इमारतों के असेसमेंट का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें दोबारा बनाने और सुधारने में खर्च कितना आएगा। काठमांडू में असेसमेंट का काम फौरन शुरू हो गया। काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में करीबन 300 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरीके से डैमेज हैं, झुलस चुकी हैं। उसके साथ साथ करीबन 30 से ज्यादा ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो अब तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और कुल मिला के 1000 से ज्यादा
ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि इस समय जर्जर हालत में है, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान सोचे समझे तरीके से ऐसा प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के द्वारा कहा गया कि इमारतों को वेंडलाइज किया गया, आग के हवाले किया गया। अब उनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होगी और फिर उसके बाद जहां जहां पे बिल्डिंग में विजुअल डैमेज है या फिर मशीन्स के द्वारा ये पता लगता है कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनको ग्रीन, येलो और रेड से चिन्हित किया जाएगा ताकि उस बिल्डिंग को अबेंडन घोषित किया जा सके। और यही इस समय तैयारी है। प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भी इस वैंडलाइजेशन या फिर आग लगाने के पीछे है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नया नेपाल बनाने के लिए सुशीला कार्की को सैकड़ों करोड़ के फंड की जरूरत होगी। ऐसे में भारत से उनके मधुर संबंध काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी मदद का वायदा किया है। 2025-26 के लिए नेपाल का बजट 1964 अरब नेपाली रुपए है। भारत भी हर साल बजट में नेपाल के लिए फंड का ऐलान करता है। इस बजट में भारत ने नेपाल को 700 करोड़ का फंड दिया। नेपाल में जिस तरीके से काठमांडू की बड़ी इमारतें जला दी गईं, उसे बनाने के लिए और बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। हम इस समय बार एसोसिएशन के इस भवन में हैं। यहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। सुशीला कार्की अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल की, उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि जिन लोगों ने जेनजी प्रोटेस्ट की आड़ में इसको वेंडलाइज किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा। यहाँ पर सब कुछ जल गया है, जो बुक्स हैं, किताबें हैं और उसके अलावा जो बाकी सामान है, सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि यहाँ पर चेयर्स, टेबल्स थी, वो भी यहाँ से पूरी तरह से झुलस चुकी हैं। ऐसे में भारत ही बिना शर्त नेपाल की मदद कर सकता है। इसका संकेत प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। अंतरिम सरकार से जेनजी की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। अंतरिम सरकार से जेनजी की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उनकी पहली प्राथमिकता ओली और उनकी कैबिनेट के सदस्यों के खिलाफ जांच की है, जिन पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अंतरिम सरकार ने ओली के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है। अंतरिम सरकार के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को बहाल करने की है, ताकि टूरिज्म सेक्टर में फिर बाहर आ सके। काठमांडू और आसपास दर्जनों पुलिस स्टेशन जला दिए गए। ऐसे में पुलिस के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। नेपाल की सत्ता बदल गई तो वहीं सबसे ज्यादा नुकसान उन सरकारी इमारतों को हुआ जहां पे पुलिस स्टेशन थे, डीएसपी हेडक्वार्टर्स थे। ये पूरा डीएसपी का ऑफिस था। इसको जब जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ तो भीड़ ने पूरी तरह से इसे तबाह कर दिया, आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से झुलस चुकी हैं और मलबे में तब्दील हो गई है। यहाँ तक कि जो बाहर का ऑफिस था वो भी खत्म हो चुका है और ये स्थिति इस समय गौशाला पुलिस स्टेशन की है। पूरा खत्म हो गया और फिर उसके बाद जो सामान, जो डॉक्यूमेंट्स इस बक्से के अंदर थे वो ज्यों के त्यों रहे और वो भी झुलस चुके हैं। और ये इस समय की तस्वीर है, क्योंकि अब स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सुशीला कार्की को अभी अपनी कैबिनेट बनानी है। जेनजी अपनी पसंद की कैबिनेट बनाने का दबाव बना रहे हैं, इसीलिए नई कैबिनेट के ऐलान में देरी हो रही है। जेनजी ऑनलाइन वोटिंग से कैबिनेट बनाना चाहते हैं। वोटिंग में वो जेनजी भी अपनी राय रख रहे हैं जो नेपाल को फूंक कर रील बनाने में मस्त थे, जो खुलेआम आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे। सोचिए, ऐसे जेनजी लीडर के साथ नया नेपाल बनाना कितना मुश्किल सपना है। सुशीला कार्की अपने पास 25 मंत्रालय रख सकती हैं, 15 कैबिनेट मंत्री बना सकती हैं। इस बीच सुशीला कार्की की कैबिनेट में एक और महिला के नाम की चर्चा बहुत तेज हो गई है। ये सुमाना श्रेष्ठ हैं, जो ओली सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी आरएसपी से इस्तीफा दे दिया है। सुमाना श्रेष्ठ का जेनजी और सुशीला कार्की के पाले में आना पूर्व प्रधानमंत्री ओली के लिए बड़ा झटका है। सुमाना ओली सरकार के करप्शन पर बड़े खुलासे कर सकती हैं और इस बीच ओली पर हमास से कनेक्शन बनाने, भारत के खिलाफ साजिश रचने, भारत विरोधियों को नेपाल में शरण देने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।
फॉरेन पॉलिसी में क्या है कि ज़बरदस्त नेशनलिज्म घुसा के आपने इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी से आपका ने नाता तोड़ दिया और आप खड़े हो रहे हैं किसके साथ? उत्तर कोरिया के साथ, ईरान के साथ, हमास के साथ खड़े हो रहे हैं। जितने भी स्टेक होल्डर हैं इंटरनेशनली, वो तो आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। हमास आएगा आपको बचाने के लिए, उत्तर कोरिया आएगा, ईरान आएगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है और ज़बरदस्त करप्शन क्लाइमेक्स में है, तो आपको कहीं ना कहीं जाके क्रम्बल होना ही था। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली नेपाल के कम्युनिस्ट नेता हैं। नेपाल में पिछले 15 साल से कम्युनिस्ट पार्टियों की या फिर उनकी मदद वाली सरकारें नहीं। इस दौरान हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को दबाने की कोशिश की गई। ओली की कम्युनिस्ट सरकार के पतन के बाद अब नेपाल में जेनजी का एक बड़ा धड़ा फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। एक धड़ा हिंदू राष्ट्र के साथ राजशाही की वापसी चाहता है। 2006 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था। राजशाही के पतन के साथ नेपाल हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। मैं यही कहूंगा कि हमारे सभी के ऊपर जो हिंदू राष्ट्र देश बनने की बात हो रही है, मेरा विचार है कि ऐसे प्रधानमंत्री आकर जो कि बीएचयू से शिक्षा लेकर और हमारे पूरा हिंदू राष्ट्र देश बनने के लिए जागरूक हैं, और मेरी यही धारणा है कि हम सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे पशुपतिनाथ जी का, और ये नेपाल हिंदू राष्ट्र देश दोबारा से बने। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री के नेपाल में लाखों फैंस हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी नेपाल में हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में खुलकर आ गए हैं। वो हिंदुओं को पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात बता रहे हैं, जहां हिंदू खतरे में है। उनकी आबादी लगातार घट रही है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए 7 से 16 नवंबर तक पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। बांग्लादेश, नेपाल की घटनाओं को से सबक भारत को लेना चाहिए। भारत में सामाजिक समरसता का संदेश बहुत जरूरी है। भारत में हिंदू एकता का कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण संकल्प बहुत जरूरी है। हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि भारत के प्रदेशों में भी यही हालात नेपाल और बांग्लादेश जैसे ना हो जाए। हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है, हिंदुत्व एक शांति की विचारधारा है, हिंदुत्व सबको अपना बनाने की विचारधारा है, हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो हिंदू मुसलमान का ये विवाद बना रहता है, ये भी शांत होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की बात काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर तक असर दिखा रही है।